कि अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे सरकार पे, स्टेट की सरकारों पे प्रेशर बनाएंगे या सेंटर की सरकार जैसे पास की है, क्या ये किसी ऑर्डिनेंस से या पार्लियामेंट से हट सकता है? कोई अमेंडमेंट हो सकती है? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की है और कोई भी सरकार जिसने अपना कानून बनाया है और उस कानून की इंटरप्रिटेशन के आधार पे जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, तो ऑर्डिनेंस या पार्लियामेंट्री रूट अवेलेबल नहीं है। दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड व्हिच हैज बीन रीइटरेटेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द ऑनरेबल सुप्रीम। सर्विस एंड स्पोर्ट्स है जिसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर आते हैं, कोच वगैरह, वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगा या नहीं? एप्लीकेबल है, वो सब पे एप्लीकेबल होगा। इन सर्विस के लिए भी होगा, जो अभी रिक्रूट होंगे उनके लिए भी होगा। फिजिकल एजुकेशन, यूथ स्पोर्ट्स के लिए टीम्स ऑफ टीचर्स, ऑल कैटेगरीज। करेक्ट। सुन्नी ऐड में दो के पास है। जो भी है, इसकी अपील कहीं नहीं है। अब अपील कहीं नहीं, इसकी अपील कहीं नहीं लगेगी, सेम जजेस के पास लगेगी, सेम जजेस के पास लगेगी। उसमें ऐड ऑन नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन 2019 से पहले जो टीचर लगे हुए थे उन पे ये रेट्रोस्पेक्टिवली अफेक्ट करता है, तो हमारी रिव्यू बनती तो है। देखिए, ये सब कंडीशंस, ये सब आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किए हैं, और अदरवाइज भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी उपलब्ध हैं, और फंडामेंटल राइट्स का ओवरराइडिंग इफेक्ट रहता है, होगा ही। और इसमें भी अभी जम्मू कश्मीर में भी डिस्प्यूट इस चीज़ पे नहीं है कि हैंस नहीं, इसमें रिव्यू पिटिशंस डिसमिस होने के बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे जाने का कोई सवाल नहीं है। इसमें क्यूरेटिव पिटिशन प्रोबेबली फाइल की जा सकती है, क्यूरेटिव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में एक अनदर। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो भी दी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से आप इत्तेफाक रखें, इत्तेफाक ना रखें, ये आपका राइट है, बट आपको यू हैव टू बाउ डाउन बिफोर इट, आपको मानना पड़ेगा, और सिस्टम तो उसी तरीके से चलेगा। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद, द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा जी हैं और बातचीत करेंगे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, जिसे टैट कहते हैं, और जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इशात अंजुमन तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये कह दिया है कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए, चाहे वो एनसीटी की गाइडलाइंस से पहले लगा हो या बाद में लगा हो, उसको मैंडेटरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना है। अगर उसकी सर्विस के 5 साल बचे हैं तो वो नौकरी करेगा, अगर 5 साल से ज़्यादा बचे हैं तो वो नौकरी नहीं करेगा अगर उसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई ना हो। वहीं पे 45 रिव्यू पिटिशनें भी डिसमिस हुई है। इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है अंकुर शर्मा जी हमारे चैनल में। अंकुर शर्मा जी, हमारे मुख्तसर से सवाल रहेंगे। सवाल इसलिए हमारे नहीं हैं, जब हम कोई भी वीडियो करते हैं इस पे तो सवाल टीचरों के आते हैं। पहला सवाल तो ये है कि रिव्यू पिटिशन 45 रिव्यू पिटिशनें डिसाइड कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। पहले उनको बंद चैम्बर में सुना गया, उसके बाद ओपन कोर्ट में अलो किया गया। उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट हुए, आर्ग्यूमेंट होने के बाद फैसला रिजर्व हुआ, वो डिसाइड भी हो गया और रिव्यू पिटिशनें सारी डिसमिस हुई। रिलीफ इतना सारा मिला कि साल आपका एक्सटेंड कर दिया, लेकिन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तो भी आपको देना है। अब सरकार ये भी क्लेम कर रही है कि हम दोबारा से रिव्यू में जाएंगे। तो थोड़ी सी रोशनी अगर आप डालेंगे हमारे दर्शकों तक, ये पहुंचाएंगी और टीचरों तक। देखिए, रिव्यू पिटिशन का लिटरल मतलब होता है पुनर्विचार याचिका। यानी आपने जजमेंट दे दी, कोर्ट की एक फाइनल जजमेंट आ गई, उस जजमेंट को आप कोर्ट के समक्ष फिर प्रस्तुत करते हैं और कोर्ट से आग्रह करते हैं कि इस पुनर्विचार किया जाए। और कानून में जो स्कोप है रिव्यू पिटिशन का, वो केवल इतना ही है कि कोर्ट को ये देखना रहता है कि क्या कोई एरर तो नहीं है विच इज़ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। यानी रिकॉर्ड पे अगर हम ऊपर से ये समझ आती है कि कुछ एरर हमसे कमिट हो गया है, तो कोर्ट्स इंटरवीन करते हैं। तो लार्जली वो स्कोप रहता है। तो यानी जजमेंट होने के बाद भी आप पुनर्विचार करवा सकते हैं बाय फाइलिंग ए रिव्यू पिटिशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशंस इस सुनवाई के लिए अपनी हामी भर दी थी, और उसके बाद 29 मई 2026 को वो रिव्यू पिटिशंस पे उन्होंने फैसला भी सुना दिया। तमाम रिव्यू पिटिशंस जो इस मामले से संबंधित थी, सबको क्लब किया गया, जिसमें मुझे ये भी बताया गया कि जम्मू कश्मीर से भी जो रिव्यू पिटिशन फाइल की गई थी अगेंस्ट द टीईटी जजमेंट, उसकी भी सुनवाई उसके साथ हुई। हालांकि रिकॉर्ड में देखा जाए तो उसका नंबर वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक टाइपोग्राफिकल या क्लरिकल मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि उससे पहले उसी रिव्यू पिटिशन में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, वो उसकी लिस्टिंग अलॉन्ग विद
दीज रिव्यू Other पिटिशंस other करने का review किया है petitions. और 13 मई की उसमें डेट डाली थी, इसमें फैसला आ गया। रिव्यू पिटिशंस डिसमिस कर दी गई हैं। रिव्यू पिटिशंस में कुछ जो सवालात याचिकाकर्ताओं ने उठाए थे उनका डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी दिया है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विस्तार पूर्वक उनकी ऑब्जेक्शंस को कंसिडर किया है और रिव्यू के स्कोप के बियॉन्ड जाके भी हल्का सा उसको एड्रेस करने की कोशिश की है ताकि जो याचिकाकर्ता है उन पे सेटिस्फेक्शन हो। तो फिर से सुना गया कि क्या सेक्शन 23 ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या ये मैंडेटरीली प्रोवाइड करती है कि इन सर्विस कैंडिडेट्स को भी टीईटी पास करना पड़ेगा, और रिलायंस सेक्शन 12A ऑफ द एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एक्ट पे भी दी गई थी, जिसके आधार पे ये केस मेकआउट करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, यानी कि जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं उन पे लागू नहीं होगा। नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में राइट टू एजुकेशन एक्ट की सेक्शन 23 और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की सेक्शन 12A और उसके खासकर प्रोवाइजोज को इंटरप्रेट करते हुए ये कहा है कि नहीं, ये दोनों ही कानून डिमांड करते हैं कि आपको टीईटी पास करना ही करना है। अंकुर जी, सवाल ये है, इन सर्विस टीचर जो है, इन सर्विस टीचर में वो लोग भी आते हैं क्योंकि बहुत समय से जो 2009 से लगे हैं, इस वक्त 15 साल का समय गुजर गया है या 14 साल का समय गुजर गया है। इन सर्विस टीचर इस वक्त मास्टर ग्रेड भी बन गया है। इन सर्विस टीचर इस वक्त इंचार्ज लेक्चरार भी हैं जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा। जो लड़के हुए हैं वो लेक्चरार बनना चाहते हैं, और जो प्रमोशन है, जो इशाते अंजुमन का केस जो पहले का अपहेल्ड हुआ, उसमें ये क्लियरली कहा कि प्रमोशन कोटे के लिए जो भी प्रमोशन लेगा उसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना, तभी प्रमोशन मिलेगी। दूसरी बात ये आ गई कि अगर उसने टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया तो उसको नौकरी छोड़नी है। अब एनसीटी की गाइडलाइंस और जो एक्ट है राइट टू एजुकेशन बच्चों के लिए, वो 1st to 8th स्टैंडर्ड है। अब टीचरों के सवाल ये हैं कि जो 1st to 8th स्टैंडर्ड यानी मिडिल स्कूल में नौकरी कर रहा है उसका टेस्ट होगा तो बाकियों का नहीं होगा, जो मास्टर ग्रेड या मास्टर ग्रेड से ऊपर प्रमोशन लेनी है उसका नहीं होगा। या एक और कंसेप्ट है, वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पीआरटी जो प्राइमरी लेवल का टीचर होता है। ये पहले एनसीआर मतलब सेंटर के जितने भी स्कूल है वो ये कंसेप्ट है। जम्मू कश्मीर में उनको अलग-अलग तरीके से कहा जाता है। क्या ये लेक्चरार तक सीमित रहेगा या लेक्चरारों का भी होगा? इसकी कोई क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा अगर? देखिए, इस तरीके की कोई डिस्टिंक्शन जजमेंट में आपको नजर नहीं आएगी, सो व्हिच मींस दैट इनवेरिएबली हूसोएवर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ टीचर उनको टीईटी टेस्ट पास करना है। केवल डिस्टिंक्शन है कि जिनके 5 साल बचे हैं वो बिना टीईटी टेस्ट पास किए भी अपनी नौकरी पूरी कर सकते हैं, लेकिन उस पे भी एक कैविएट है कि वो प्रमोशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और 5 साल से अधिक समय जिनका है सर्विस में बचा है उनको पास करना पड़ेगा। तो हर एक कैटेगरी ऑफ एजुकेशनिस्ट इफ आई मे से टीचर, उनको ये टेस्ट करना पास करना मैंडेटरी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एनसीटीई एक्ट, खासकर इनकी सेक्शंस 23 ऑफ द आरटीई और 12A ऑफ द एनसीटीई एक्ट को इंटरप्रेट करके ही फैसला दिया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला लॉ ऑफ द लैंड है। रिव्यू पिटिशंस इसमें डिसमिस हो गई हैं, और अगर जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार या यहाँ की मंत्री ये कह रहे हैं कि हम अब इस स्टेज के बाद भी रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे, तो आई सी नो रीज़न कि उसकी फेट भी वही होगी जो बाकी रिव्यू पिटिशंस की हुई। इनफैक्ट यहाँ की सरकार पे दायित्व ये था कि अगर वो टीचर्स के संबंध में कुछ ऐसे रेलेवेंट इश्यूज जो उनको लगता है कि रेलेवेंट है, सुप्रीम कोर्ट के सामने पुनर्विचार याचिका के दौरान रखना चाहते हैं, तो समय रहते उन्हें रखने चाहिए थे। 45 के करीब रिव्यू पिटिशंस फाइल हुई, उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने भी, जो टीचर्स हैं कुछ, उन्होंने भी फाइल की, तो सरकार को भी उसी समय में रहते हुए लेकिन जब अंकुर जी, जब मैटर रिजर्व हो गया, जिस वक्त 13 मई को ये मैटर रिजर्व हुआ, अब मैडम जी ने जिस दिन वर्डिक्ट आया, वर्डिक्ट आने के बाद उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि हमने जो रिव्यू पिटिशन की सैंक्शन अपने स्टैंडिंग काउंसिल को देनी थी वो सैंक्शन प्रोवाइड हो को, जबकि 29 मई को आर्डर आ गया, और आर्डर आने के बाद ये कहा कि हम दी है, और 13 मई को ही आर्डर रिजर्व हो चुका था। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 24 अप्रैल को तक डेडलाइन दी थी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को याचिका फाइल करने के लिए। और लास्ट पे ये भी हम पढ़ रहे थे जजमेंट के अंदर,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर सिमिलरली जैसे एक्सटेंशन टाइम का हमने दिया है, दोबारा अगर कोई भी ऐसी प्रेयर आएगी तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो देखिए, समय रहते ही आपको कोर्ट में यू हैव टू ले मोशंस इन द कोर्ट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम, और रिव्यू पिटिशन फाइल करने की अदरवाइज भी लिमिटेशन 30 डेज की रहती है टू फाइल इट विद इन 30 डेज, बट सुप्रीम कोर्ट डिले कंडोन करता है। बट अब इतनी सारी रिव्यू पिटिशंस को थ्रेडबेयर सुनने के बाद, डिसाइड करने के बाद, हम ये एक्सपेक्ट करें कि यूटीएफ जे एंड के अब इस बिलेटेड स्टेज पे कोई रिव्यू पिटिशन फाइल करेगी, वो एंटरटेन होगी, तो उसकी संभावना मुझे करीब करीब शून्य के बराबर नज़र आती है। और अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए रिव्यू पिटिशन पे सुनवाई हो भी जाए, तो इट इज़ गोइंग टू सफ़र द सेम फेट विच अदर रिव्यू पिटिशंस हैव सफर्ड, यानी डिसमिसल। और सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को ही अपहोल्ड करेगी, क्योंकि लार्जली लीगल क्वेश्चंस पे, इन सो फार एज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज इज कंसर्न, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिटेल्ड दे ही दिया है। और मैंने आपको भी बताया कि रिव्यू पिटिशन का स्कोप अदरवाइज बहुत लिमिटेड रहता है। रिव्यू डज नॉट मीन रीहियरिंग ऑफ द केस, उस केस की पुनः सुनवाई नहीं होती। लेकिन अभी जब मैंने रिव्यू पिटिशन का ऑर्डर पढ़ा, तो उसमें पार्टली मैं कहूँ तो कुछ विषयों पे सुप्रीम कोर्ट ने पुनः भी सुनवाई की, ताकि जो याचिकाकर्ता उनके सामने आए। इवन रिलीफ भी दिया जब तमिलनाडु के वकील ने ये अपना वो कहा कि हमारे अगर यहाँ हम ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं, अगर टीचर 50% फेल हो जाते तो हमारे स्कूल बंद हो जाएंगे, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसके लिए 1 साल और बढ़ा दीजिए। वो उनकी प्रेयर देखिए, अब 2017 की अमेंडमेंट को अब क्रियान्वित करने के लिए इतनी सारी एडजस्टमेंट्स तो करनी पड़ेंगी जो सुप्रीम कोर्ट ने की। एक फेज़ के बाद जब फ्रेश रिक्रूटमेंट्स होंगी, और हेंसफोर्थ जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं वो तो टीईटी के आधार पे ही हो रही हैं, दैट नाउ बिकम्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो दिस विल फेज आउट, और जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं सुप्रीम कोर्ट ने प्रोबेबली एड्रेस किए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कानून से बंधा है। अगर कानून की इंटरप्रिटेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचता है कि टीईटी चाहे इन सर्विस कैंडिडेट हो, चाहे रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हो, दोनों के लिए मैंडेटरी है, कितना भी पुराना हो उसके लिए भी मैंडेटरी है, और 5 साल की डिस्टिंक्शन जो क्रिएट की है। तो सुप्रीम कोर्ट चूंकि कानून से बंधा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अब सरकार अपना पक्ष रिव्यू पिटिशन में तो नहीं रख पाई, मेन पिटिशन में तो रखी। टीचरों का ये कहना है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये क्लियर कर दी है सारी चीज़ें, टीचर कहते हैं कि एब्रोगेशन ऑफ 370 यहाँ पे हुआ 2019 में। 2019 से पहले अगर आरटी एक्ट था या नेशनल काउंसिल की जितनी भी गाइडलाइंस थी, उनको यहाँ की सरकार एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले जो टीचर लगे हुए थे, उन पे ये रेट्रोस्पेक्टिवली अफेक्ट करता है, तो हमारी रिव्यू बनती है। देखिए, ये सब कंडीशंस, ये सब आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किए हैं, और अदरवाइज भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी उपलब्ध हैं, और फंडामेंटल राइट्स का ओवरराइडिंग इफेक्ट रहता है ऑन ऑल अदर राइट्स, जो प्रोबेबली कुछ लोग थ्रू स्टैट्यूट क्लेम कर रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट आर्टिकल 21A जो एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाता है, ठीक है, एक श्रेणी के बच्चों के लिए, उस पृष्ठभूमि में बनाया गया है। अब 2019 के बाद भारत का संविधान पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर पे भी लागू हो गया। हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कैटेगोरिकली और एक्सप्रेसली स्पेसिफिकली लागू करना पड़ता था जम्मू कश्मीर पे। फंडामेंटल राइट्स तो जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल थे ही, बट उनमें जो अमेंडमेंट होती थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होती थी। लेकिन 2019 के बाद वो सिस्टम खत्म हो गया, और अकॉर्डिंगली आर्टिकल 21A भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन गया। तो अब उस राइट की पूर्ति हेतु अगर कोई स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बना है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने हार्मोनियस तरीके से की है। सुप्रीम कोर्ट अब ये डिस्टिंक्शन नहीं क्रिएट कर रहा है कि 2019 से पहले जो लोग लगे हैं उनके लिए हम किसी भी तरीके की कोई भी एग्जेम्पशन क्रिएट करेंगे उस कालखंड में, जिस कालखंड में राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। तो you can say that this is some kind of a harmonious construction or interpretation of a law in tune and in line with Article 21A of the Constitution, which now stands applicable 2019 के बाद to J&K। इसलिए आप कह रहे हो कि 2019 के बाद, क्या 2019 से पहले यहाँ के बच्चों का अधिकार नहीं था? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो उनका था उसका हनन हो रहा था,
तो वो मौलिक अधिकार नहीं था देखिए उनका? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में तो वो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट था ही, हम्म, लेकिन 21 है एक्सप्रेसली वो लिख देता है कि राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन इज आल्सो फंडामेंटल राइट। तो वो केवल एक फॉर्मल एक्सप्रेशन था हमारे पार्लियामेंट का कि हम इसे लिखित में कर देंगे कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अदरवाइज आर्टिकल 21 में तो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट माना ही गया है। तो यानी 2019 से पहले भी यहाँ पे वो फंडामेंटल राइट यहाँ नहीं, के मेरा बच्चों को सवाल अवेलेबल स्पष्ट था, था लेकिन कि ये स्टैंडर्ड एजुकेशन का कंप्रोमाइज हो रहा था जम्मू कश्मीर में या नहीं हो रहा था? देखिए कोई भी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो इसलिए इंट्रोड्यूस की जाती है कि वी गेट क्वालिटी टीचर्स या हमें क्वालिटी मिले किसी भी क्षेत्र में। एब्सेंट दैट अगर सिस्टम चल रहा है तो लोगों के हकों का हनन तो होगा ही। और इसमें भी अभी जम्मू कश्मीर में भी डिस्प्यूट इस चीज़ पे नहीं है कि हैंसफोर्थ जो रिक्रूटमेंट्स होंगी उसमें टीईटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। सवाल वो टीचर्स उठा रहे हैं जो 2010 से 2009 से 2004 से 2005 से कार्यरत हैं, जिन्होंने ये कहा कि हमारी सर्विस कंडीशंस, जिन सर्विस कंडीशंस के तहत या रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी, जब उसमें ये इनिशियली कंडीशन नहीं थी तो हम पे ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई क्यों हो रही है। तो उसका जवाब कानून की इंटरप्रिटेशन करते हुए सेक्शन 23 एंड 12A ऑफ द एक्ट्स, जो भी दो एक्ट्स एप्लीकेबल हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और प्लेन रीडिंग अगर आप सेक्शन 23 की करें तो वो ये क्लियरली कहता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको उसी तरीके से पढ़ा है, कि जो इन सर्विस भी हैं उनको भी पास करना पड़ेगा, उनके लिए 5 साल का समय दे दिया। या समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में बढ़ा दी वगैरह वगैरह वहीं से। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं कानूनों के प्रावधानों को पढ़ के अपना ओपिनियन, एंड विच नाउ बिकम्स द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड लॉ ऑफ द लैंड, वो दिया है। मुझे लगता है कि पीपल कैन रीड इट। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो भी दी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से आप इत्तेफाक रखें इत्तेफाक ना रखें, ये आपका राइट है, बट आपको यू हैव टू बाउ डाउन बिफोर इट, आपको मानना पड़ेगा और सिस्टम तो उसी तरीके से चलेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको मौका भी दिया पुनर्विचार याचिका में अपनी बात रखने का, बट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट कन्विंस्ड। और ये होता है, यू समटाइम्स आर नॉट एबल टू कन्विंस अ कोर्ट, क्योंकि इंटरप्रिटेशन कोर्ट की अपनी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि कोर्ट ने रिव्यू में भी आपकी बातों को सुना है और अपनी इंटरप्रिटेशन रीजनिंग के साथ दी है, डिटेल्ड एनालिसिस के साथ दी है। मुझे लगता है उसको पढ़ना चाहिए, पीपल विल बी अच्छा, सैटिस्फाइड। एक कंफ्यूजन और है। एक इंटरवेंशन भी लगी थी इसमें। इंटरवेंशन ये थी कि जो एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है, जिसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर आते हैं, कोच वगैरह आते हैं। उन्होंने ये कहा था कि एनसीटी ने इनको पहले से एग्जाम्प्ट रखा है, टेट नहीं लेते हैं, लेकिन इनका फिर भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, हर एक स्टेटें कुछ ले रही हैं। अगर हम अपने जम्मू कश्मीर पे आए तो यहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। क्या अब जो रहबरे खेल की रेगुलाइजेशन होनी है या वहाँ पे टीचरों की रेगुलाइजेशन या प्रमोशन होनी है, ये वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगा या नहीं? देखिए उस संबंध में जजमेंट इज अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट। टीचर एजुकेशन टेस्ट जो लीगल फ्रेमवर्क में जिन जिन रिक्रूटमेंट्स पे एप्लीकेबल है वो सब पे एप्लीकेबल होगा। इन सर्विस के लिए भी होगा, जो अभी रिक्रूट होंगे उनके लिए भी होगा। फिजिकल एजुकेशन, यूथ स्पोर्ट्स के लिए टीईटी का क्या प्रारूप होगा, क्या नहीं होगा, आई थिंक दिस इज फॉर द स्टेट टू कम आउट विद। बट आई थिंक मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो जो प्रिस्क्राइब किए गए अंडर द आरटीई एक्ट, दैट इनवेरिएबली अप्लाइज टू ऑल कैटेगरीज ऑफ टीचर्स। ऑल कैटेगरीज, करेक्ट। अच्छा, उसके अलावा हमारा लास्ट इस जजमेंट में अपहोल्ड हुआ है, ये जो पुरानी जजमेंट थी इशात अंजुमन ट्रस्ट, एक पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगी। वो पीआईएल लगी है मदरसों को लेकर, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठा है कि जितने भी रिलीजियस ट्रस्ट है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लेकिन उनके अंदर जो माइनॉरिटी से बच्चे आते हैं, वो बच्चे जो पढ़ते हैं, उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है, और वो भी एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वोक हुआ है। वो तो उसका जवाब दे दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ही, उस पिटीशन में, कि आप 12(1)(c) जिसमें वीकर सेक्शंस के लिए कोटा बनाया है, या टीचर एजुकेशन टेस्ट, तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि माइनॉरिटी ये प्राइवेट जितने हैं ना, माइनॉरिटी राइट्स अंडर 31 आर्टिकल 30 आर नॉट एब्सोल्यूट, कि उसमें सरकार इतना भी ना कर पाए कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए जो व्यवस्था वहाँ की प्राइवेट मैनेजमेंट कर रही है उसके कुछ स्टैंडर्ड्स ही ना हो।
तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी ये कहा है कि बिल्कुल ठीक है, यू कैन प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड्स इवन फॉर दोज इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। और वीकर सेक्शंस के लिए उन्होंने कहा है कि ठीक है, माइनॉरिटी समाज में से जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं, आप उन्हें रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे सरकार पे, स्टेट की सरकारों पे प्रेशर बनाएंगे या सेंटर की सरकार, जैसे ये क्वेश्चन कठिन भी है क्योंकि ये जो किया है आपकी सरकार ने ही किया 2017 में मैंडेटरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 142 को इन्वोक करके ये जजमेंट पास की है। क्या ये किसी ऑर्डिनेंस से या पार्लियामेंट से हट सकता है, कोई अमेंडमेंट हो सकती है? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की है और कोई भी सरकार जिसने अपना कानून बनाया है और उस कानून की इंटरप्रिटेशन के आधार पे जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, तो ऑर्डिनेंस या पार्लियामेंट्री रूट अवेलेबल नहीं है। दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड व्हिच हैज बीन रीइटरेटेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें अच्छा, ये फिर लास्ट यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही बनेगा, लास्ट रेमेडीज टीचरों के लिए एक ही बची है। नहीं, इसमें रिव्यू पिटिशंस डिसमिस होने के बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे जाने का कोई सवाल नहीं है। इसमें क्यूरेटिव पिटिशन प्रोबेबली फाइल की जा सकती है। क्यूरेटिव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में एक अनदर इंस्ट्रूमेंट है। उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही नहीं बनेगा? नहीं नहीं नहीं, क्यूरेटिव सेम जजेस के पास लगेगी। सेम जजेस के पास लगेगी? सेम जजेस के पास लगेगी। उसमें ऐड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऐसा नहीं है। इस केस में दिस इज अ फाइनल जजमेंट। इसकी अपील किसी दूसरे इंट्रा कोर्ट अपील नहीं होगी कि भाई 5 जजों का बेंच होगा उसके बाद, वैसे नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास वो मामले जाते हैं जिसमें इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन वगैरह के बड़े सवाल जो आज तक नहीं आंसर जिनका आ पाया है, या जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स है, या जिसमें कोर्ट को खुद ये लगता है कि भाई दिस इशू ऑल्दो डिसाइडेड बाय 50 years बैक और 30 years बैक बाय द सेम कोर्ट, इसमें कुछ और विषय हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। फिर बड़े बेंचेस बनते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कहा जाता है। सिमिलर बेंच में ये टू जजों के बेंच में ही सुनवाई होगी किसकी? अगर वो क्यूरेटिव पिटिशंस लगती है। क्यूरेटिव पिटिशन सेम जजेस के सामने लगेगी। सेम जजेस के सामने लगेगी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तो 5 या 5 से अधिक का रहता है। उसका स्कोप अलग है। उसका ये नहीं कि 3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला दिया तो अब इसकी अपील आप 5 जजों के पास करो, वैसा नहीं होता है। इसमें 3 नहीं ऐड होंगे, 2 के पास जो भी है, इसकी अपील कहीं नहीं है। अब अपील कहीं नहीं, इसकी अपील कहीं नहीं। तो ये थे हमारे साथ अंकुर जी। अंकुर जी ने हर एक चीज़ का बड़े स्पष्ट तरीके से जवाब दिया है कि क्या क्या रेमेडीज़ टीचर्स के पास बची है। अब हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को भी और जम्मू कश्मीर के जितने भी टीचर हैं उनको भी अब तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। वो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, उन इंस्टीट्यूशनों को भी अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला कैंडिडेट ही अपॉइंट करना है, अदरवाइज ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस की वायलेशन होगी। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।